वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद से। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी अपकमिंग फ्रांस विज़िट। तो देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी एक और विज़िट होने वाला है पीएम मोदी जी का, तो वो देखेंगे। तो देखने जा रहे हैं भाई, डीके भाई हैं। तो बाकी देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। इसके बाद देखें इंडिया जो है ना अभी फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, क्योंकि इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2070 तक हमें नेट कार्बन जीरो होना है, कार्बन एमिशन। तो देखें उसके लिए इंडिया न्यूक्लियर पावर को भी अपनी एक्सपेंड कर रहा है। अब तक इंडिया में इतने ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, अब उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो फ्रांस के पास सिविल न्यूक्लियर डील भी हो, वो भी ऑन पेपर है। उसमें बड़े रिएक्टर और छोटे रिएक्टर, इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया बड़े रिएक्टर बना सकता है, पर इंडिया के पास वो छोटे रिएक्टर की टेक्नोलॉजी फिलहाल नहीं है, वो डेवलप नहीं कर पाए। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि फ्रांस से जो छोटे रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो ली जाए और इंडिया में फटाफट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तादाद बढ़ाई जाए। अब सर जो बात हो रही है अभी जो, वो ये हो रही है कि हमें 110 किलो न्यूटन की पावर का इंजन जीरो से बनाना है। साफरान और इंडिया मिलके बनाएगा और इंडिया आगे जाके इस इंजन के जहां पर भी बेचना चाहे इंडिया बेच सकता है। उसके लिए उसको फ्रांस से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। फ्रांस और इंडिया के रिश्ते सर काफी टाइम से अच्छे हैं। अगर आपको याद हो 98 में जब न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किए फिर पाकिस्तान ने किए, दोनों के ऊपर सैंक्शन लग गए थे पूरी दुनिया में। फ्रांस एक वाहिद कंट्री था जिसने इंडिया को सैंक्शंस नहीं माने अमेरिका के, और इंडिया के साथ ट्रेड भी करता रहा, हर चीज करता रहा, कॉपरेट करता रहा। आया कि इंडिया को बढ़तरी हासिल हो जाएगी चाइना के ऊपर। देखिए मेरे हिसाब से तो बढ़तरी अभी भी हासिल है। और देखें सर, कोई भी दुनिया में बंदा नहीं चाहता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए। इंडिया जो नए उभरते हुए मुल्क हैं जिसके अंदर एक इंडिया भी है, ये लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर आए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका फ्रांस मुंह पे बोलते हैं, यूके हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, ये चाहते नहीं है। चाहेंगे तो सर उनकी बादशाह फिर खतरे में है ना। तो चाइना के देखें स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ, इधर नंबर देखें कहीं पे भी नहीं नंबर। एयरफोर्स में भी चाइना के पास ज्यादा फाइटर जेट है, नेवी में भी चाइना ऊपर है, ठीक है, मिलिट्री में इंडिया के पास नंबर ज्यादा है। पर स्ट्रेटेजी की बात है ना, चाइनीज लोग एलएसी पे नहीं लड़ सकते, वो हाँपने लगते हैं। आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इंडिया के साथ सर डीलें करना जो बाइडेन की मजबूरी है। अगले साल नहीं तो डेमोक्रेट नहीं आएंगे, रिपब्लिकन आएंगे। आपको ये चीज भी देखनी है ना। ओबामा के कैसे मुंह पे थप्पड़ मारा ओबामा के, ही इज अ प्राइवेट सिटीजन, हिज स्टेटमेंट, हिज स्पीच डजंट कंसर्न व्हाइट हाउस। इंडिया के सारे प्लान आप देख लें, उनके कोई भी प्लान 10 साल से कम का तो कोई प्लान ही नहीं है। और इंडिया के कुछ प्लान तो 25-25 50-50 साल के भी उनके पास प्लान है जिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, जो इंडिया ने चेंज, मोदी जी ने जो आके चेंज किया है अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमिक मॉडल, या ईस्टर्न बोल रहे हैं, इंडियन बोल रहे हैं, जो बोलना है, लेकिन वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि पैसा ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। पाकिस्तान को हर साल अगले 10 साल तक हर साल 15-20 बिलियन चाहिए एफडीआई में। ये नहीं कि लोन लें, एक तो इनको एफडीआई और लोन का भी फर्क नहीं पता ना। जी एफडीआई चाहिए सर। ये देखें एडम स्मिथ की है, फादर ऑफ मैनेजमेंट जी कहते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक ठीक है ठीक है, जी। एक तो इसको पढ़ ले। दूसरी सर ठीक ये है है कार्ल मार्क्स, द फादर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट और है भाई। ये ठीक है 2 किताबें, 2 ऑथर्स की, मतलब ये टोटल 5 किताबें हो गई। तो 5 किताबें ये पढ़ ले तो शायद कोई अकल आ जाए। मुश्किल है, फिर भी शायद आ जाए, तो देख ले। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, दिव्य कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक नई वीडियो में, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए मौजू के साथ। आपको सर मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। शुक्रिया नमस्ते। मुझे बुलाने के लिए मुजफ्फर भाई। सारे दर्शकों को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। अच्छा दीपक भाई, आज एक बड़ी ही मैंने खबर देख रहा था, तो मैंने कहा कि आपसे भी डिस्कस कर लूं, आपसे इसकी बारे में जानूं। आप एक्सपर्ट हैं, आप अच्छे तरीके से हमें समझा सकेंगे। तो मोदी जी अब विजिट पे जा रहे हैं फ्रांस, इसी मंथ जो है 13-14 तारीख को शायद। उसके रिलेटेड
कुछ जो नेशनल सिक्योरिटी जो है एडवाइजर फ्रांस के, वो इंडिया के अंदर हैं इस वक्त। उनका जो दौरा है उसको देख रहे हैं कि इंडिया क्या वहां से गेन कर सकता है, वहां पर कौन कौन से जो एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। और उसी को लेकर कुछ बातें ऐसी चल रही हैं कि कुछ जो फाइटर जेट है उनके इंजन के ऊपर भी बात चल रही है कि वो इंडिया के अंदर ही अब फ्रांस और इंडिया मिलकर बनाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसी चीजें हैं कि जो अब चल रही हैं कि वहां पर कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस अब देख रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से वहां पर मोदी जी का इस्तकबाल किया है और उनके साथ जो एग्रीमेंट साइन किए हैं डिफेंस से रिलेटेड, वैसे ही डीलें कुछ फ्रांस के अंदर भी होने जा रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें, हमारे जो देखने वाले हैं उनको इसके बारे में तफसीलात से आगाह करें। ठीक है, शुक्रिया। देखें मुजफ्फर भाई, सबसे पहली चीज तो मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया है। ठीक है, गेस्ट ऑफ द डे बुलाया, वो भी फ्रांस के नेशनल डे पे, जिसको हम वो फ्रांस वाले कहते हैं बेस्टाइल डे। सर, बेस्टाइल डे की हिस्ट्री ये है कि उस दिन फ्रांस में ये राजाओं वगैरह को हटा के ये डेमोक्रेसी और जो अभी करंट सिस्टम है, ये बेस्टाइल डे उसकी निशानी है कि राजाओं से और वो उस सिस्टम से आजादी लेके अपने नए करंट सिस्टम में आना। ठीक है, जो पहली बात तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है, कोई साउथ एशियन लीडर एक फ्रांस के नेशनल डे पे जाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गेस्ट एज अ गेस्ट। दूसरी देखें, डील्स तो बहुत सारी ऑन पेपर हैं, जैसे कि एक MMRCA डील है इंडिया की एयरफोर्स की, जो कि 20 या 22 बिलियन डॉलर की है। उसकी कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि शायद उस डील के ऊपर भी बात हो, क्या शायद 100 या 120 राफेल और लें। पहली चीज वो है। दूसरी जो डील है वो है राफेल की नेवी के लिए। नेवी में इनको 36 राफेल चाहिए, नेवी के वर्जन। नेवी का वर्जन अलग है, तो 36 राफेल उसके अलग है। उसका कंफर्म हो गया कि नेवी ने राफेल मांगा है, तो उसके ऊपर बातचीत होगी या डील फाइनल हो जाएगी, ऑर्डर प्लेस होंगे। एयरफोर्स वाले पे बातचीत होगी, एयरफोर्स पे भी फाइनल नहीं है कि राफेल लेना है नहीं लेना। इसके बाद देखें, इंडिया जो है ना अभी फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, क्योंकि इंडिया ने टारगेट सेट किया है 2070 तक हमें नेट कार्बन जीरो होना है, कार्बन एमिशन। तो देखें, उसके लिए इंडिया न्यूक्लियर पावर को भी अपनी एक्सपेंड कर रहा है। अब तक इंडिया में इतने ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, अब उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो फ्रांस के पास सिविल न्यूक्लियर डील भी हो, वो भी ऑन पेपर है। उसमें बड़े रिएक्टर और छोटे रिएक्टर, इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया बड़े रिएक्टर बना सकता है, पर इंडिया के पास वो छोटे रिएक्टर की टेक्नोलॉजी फिलहाल नहीं है, वो डेवलप नहीं कर पाए। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि फ्रांस से जो छोटे रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो ली जाए, और इंडिया में फटाफट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तादाद बढ़ाई जाए। करंटली इंडिया की टोटल जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर है वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ आप समझें 7 गीगावाट, 7,000 मेगावाट, जो कि बहुत कम है इंडिया की साइज के हिसाब से, जो कि ये शायद 6% या 8% बनता है साल का। अब इसके साथ आप आगे जाएं, जैसे आपने एयरबस का, हमने सभी ने सुना, टाटा ने 250 जहाज के ऑर्डर दिए हैं, इंडिगो ने 500 जहाज के ऑर्डर दिए हैं। इंडिया से अभी 1000 और जहाज का ऑर्डर आ सकता है अगले 1-2 सालों में। तो ये भी कार्ड्स पे है कि एयरबस शायद अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में खोले, फैक्ट्री। ठीक है, एयरबस का ऑफिस अभी भी इंडिया में है, रिसर्च सेंटर भी हैं, और टेक्नोलॉजी सेंटर है वो अलग है। इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ उनके जॉइंट वेंचर भी है। तो एयरबस के कुछ जैसे पर वगैरह हैं वो इंडिया में ही बन के जाते हैं, फ्यूसलाज वगैरह जो भी चीज़ है। लेकिन अब को बात ये हो रही है कि पूरी की पूरा जहाज इंडिया में बने, पूरी का पूरा A to Z। तो वो बहुत बड़े स्केल की फैक्ट्री होगी, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं करंटली जो आपने बात की इंजन की। ठीक है, साफरान कंपनी का जो है वो पहले भी 2-3 MOU इंडिया के साथ पहले साइन हो चुके हैं। एक वो इंडिया के जो LCH, अभी हमने देखा अटैक हेलीकॉप्टर जो ध्रुव था, मेरे ख्याल से ये प्रचंड हेलीकॉप्टर था, उसका इंजन भी साफरान का है, और वो इंडिया में बन रहा है, HAL बना रही है। साथ में अभी 2-3 डीलें और की थी, शायद तेजस का एक इंजन था या क्या था, उसकी की थी। अब सर जो बात हो रही है अभी जो, वो ये हो रही है कि हमें 110 किलो न्यूटन की पावर का इंजन जीरो से बनाना है। साफरान और इंडिया मिलके बनाएगा, और इंडिया आगे जाके इस इंजन के जहां पर भी बेचना चाहे इंडिया बेच सकता है। उसके लिए उसको
फ्रांस से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और इंडिया अपने जो नया जहाज है जो इंडिया बना रहा है एम का, जिसका शायद प्रोटोटाइप 2024 में बन के तैयार होगा, एम का जो 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन है, उसके लिए ये इंजन उनको चाहिए 110 किलो न्यूटन का। उसके लिए वो टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। ऑन द कार्ड्स है, मैक्रोन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ ठीक है, ओके, उसके ऊपर साइंस होंगी। देखें, जो मोदी जी अमेरिका गए थे तो टोटल जो डील्स की वैल्यूएशन और ए टू जेड जो पूरा हुआ था वो था $80 बिलियन का वैल्यूएशन एस्टिमेटेड। अगर मैं एयरफोर्स की डील हटा दूं तो अब मुझे मेरे अंदाजे से इंडिया और फ्रांस के बीच में कम से कम भी 35-40 बिलियन डॉलर्स की डील होगी। और अगर एयरफोर्स के जहाज बीच में आ जाते हैं तो सर फिर 60 भी चला जाएगा, क्योंकि वो 100-125 जहाज हैं, तो 20 या 22 बिलियन डॉलर के तो फिर वो जहाज आएंगे। नेवी का कंफर्म है, एयरफोर्स का अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो यानी कि ये काफी बड़ी डील है। जैसे अमेरिका को हम देख रहे हैं कि वहां पर बहुत अचीवमेंट हासिल की है मोदी जी ने जाकर, और ऐसे ही ये फ्रांस के आप विजिट को देख रहे हैं कि ये भी इंडिया के लिए एक नए दौर का आगाज होगा, आप यही कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, ये एक समझे आप, नए दौर का आगाज हम बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, पर ये नहीं है कि रिश्तों में कोई नई बात होगी। फ्रांस और इंडिया के रिश्ते सर काफी टाइम से अच्छे हैं। अगर आपको याद हो 98 में जब न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किए फिर पाकिस्तान ने किए, दोनों के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे पूरी दुनिया में। फ्रांस एक वाहिद कंट्री था जिसने इंडिया को सैंक्शंस नहीं माने अमेरिका के, और इंडिया के साथ ट्रेड भी करता रहा, हर चीज करता रहा, कॉपरेट करता रहा। और बहुत ऐसी जगहों पे, चाहे कश्मीर का मसला हो या चाहे दूसरे मसले हों चाइना से रिलेटेड, ऐसी जगहों पे फ्रांस भी रशिया के साथ मिलकर इंडिया का सपोर्ट करता है वीटो पे। और फ्रांस सर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क इसीलिए भी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का करंटली चेयरमैन है इस साल का, और यूरोपियन यूनियन से जो इंडिया का एफटीए है वो स्टेज 4 की बातों पे चल गया। मतलब 4 दफा मीटिंग्स हुई, अभी स्टेज 4, मतलब अगली जो मीटिंग होगी स्टेज 5। और करंटली फ्रांस लीडर है, P5 का मेंबर भी है, वीटो पावर है, यूएनएससी का परमानेंट वो है, और यूरोपियन यूनियन का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर कंट्री है। पूरे यूरोपियन यूनियन में अकेला न्यूक्लियर पावर फ्रांस है। पहले यूके होता था, पर यूके अब यूरोपियन यूनियन में नहीं है। तो अगर सिर्फ ईयू की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ फ्रांस है। तो देखें, ये अच्छा रिश्तों में आप एक आप एक कहते हैं ना, रिश्तों को एक नई मुकाम पे लेके जाना। रिश्ते वैसे पहले भी अच्छे थे, वो एक वक्त वक्त पे मुकाम आगे बढ़ते जाते हैं। और इसमें सुनने में आ रहा है सबमरीन्स की भी डील हो सकती है पॉसिबली, क्योंकि इंडिया अपनी सबमरीन स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की। और न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की भी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी है, पर यह कि अब इंडिया के पास वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। इंडिया साल में 2 या 3 सबमरीन्स एक साथ बना सकता है एक साल में, ठीक है। तो अभी जैसे जर्मनी की भी हमने खबर सुनी थी कि जर्मनी से को भी 6 सबमरीन्स का ऑर्डर दिया, ऐसे ही थोड़ा फ्रांस को दे दिया। अभी 3 सबमरीन्स इंडिया की अंडर कंस्ट्रक्शन है रशिया में, जो रशिया बना रहा है। और इंडिया खुद 8 या 9 सबमरीन इंडिया खुद बना रहा है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी आप चले जाएं तो 8-9 इंडिया में, 3 रशिया में, 6 जर्मनी को ऑर्डर दिए। अभी जो फ्रांस का होगा वो अलग है। अच्छा, यहाँ से आपने जो बोला कि सबमरीन इंडिया इधर-उधर से जो इस वक़्त अरेंज कर रहा है अपनी नेवी को मजबूत बनाने के लिए, तो अगर ये सारी सबमरीन इंडिया के पास आ जाती है, तो आप कैसे कंपैरिज़न करते हैं इंडिया और चाइना की जो नेवी है, उसकी पावर को कैसे आप देखेंगे कि आया कि इंडिया को बर्तरी हासिल हो जाएगी चाइना के ऊपर? देखिए, मेरे हिसाब से तो बढ़तरी अभी भी हासिल है इंडिया को चाइना के ऊपर, क्योंकि मैं नंबर को नहीं देखता। जंग नंबरों से नहीं जीती जाती, किसके पास ज्यादा सिपाही है क्या है। अगर ऐसे होता तो सिकंदर आजम भी पोरस की फौज से हार गया ना। इतनी सी फौज की फौज को कहाँ सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसराइल का एग्जाम्पल ले लें, इतना सा मुल्क, 6 मुल्क अटैक करते हैं, 6 मुल्कों को इतना सा मुल्क हरा देता है। फौज भी कम है, उसके असासे भी कम है, एयरफोर्स भी 6 मुल्कों के मुकाबले तो कम ही है ना। शायद 1-on-1 इसराइल के ज्यादा होंगे, पर 6 के अगर मिला लो तो इसराइल तो कहीं भी नहीं खड़ा हो रहा। सारा होता है सर, स्ट्रेटेजी होती है, प्लेसमेंट्स होती हैं। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको अदानी के पोर्ट्स की बात की थी, आप ये देखें इंडिया, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखें, इंडियन मिलिट्री चाइनीज मिलिट्री से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी रैंकिंग ऊपर है, और उसके पास पर्सनल भी ज्यादा है, नंबर में भी ज्यादा है, और वो स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। अगर आप दूसरा देखते हैं एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग चाइनीज एयरफोर्स से ज्यादा है, ऊपर है, ठीक है। अब आ जाती नेवी पे।
नेवी ऐसी गेम चेंजर है जहां पर चाइना का हाथ ऊपर है पड़ रहा, पर मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। अगर स्ट्रेटेजी को देखें, क्या चाइनीज नेवी इंडियन ओशन में आके खुलेआम घूम सकती है जंग के दौरान? क्यों नहीं घूम सकती? क्योंकि लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, खाना पीना, रिपेयर, पेट्रोल, ये वो, हर चीज के लिए बार बार यहाँ से भाग के चाइना थोड़ी ना जाएगी। तो इंडियन ओशन में चाइना के पास कितने नेवी के बेसिस हैं? जिबूती और आपका तंजानिया। तंजानिया और जिबूती दोनों नीचे जाके हैं, मतलब वो इंडिया के करीब नहीं है, इंडिया से फिर आपको दूर जाके करना पड़ेगा। यही आप चीज लें, अगर इंडियन ओशन में इंडिया के कितने नेवी बेसिस हैं जो चाइना को टैकल करेंगे? इसराइल का हाइफा पोर्ट है, इजिप्ट का फिर आप उठा लें स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अभी मिल रहा है, वो अभी डेवलप होगा तो आगे जाके वो इसी का हो गया। फिर आप उसी रेड सी में आते हैं जिबूती। जिबूती पे अमेरिकन एयर बेस है जिसको इंडिया का एक्सेस है, ठीक है। अमेरिका के कोई भी बेस इंडिया इस्तेमाल कर सकता है पूरी दुनिया में, ये एग्रीमेंट हुआ हुआ है। ऊपर जाते हैं ओमान, ओमान में डाकुम पोर्ट है, ईरान में चाबार है। नीचे आप आ जाएं जहां पर ये तंजानिया, तंजानिया के बिल्कुल साथ मोजाम्बिक है, तो मोजाम्बिक पे भी इंडिया का है। उसके थोड़ा सा आगे आ जाते हैं सिचल्स है, सिचल्स पे भी इंडिया का लिसनिंग लिसनिंग पोर्ट है। फिर आप आ जाएं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के इधर भी पोर्ट है अदानी का, ऑस्ट्रेलिया के इधर भी पोर्ट है अदानी का। ऊपर आए पापा न्यू गिनी, अभी जो मोदी जी पापा न्यू गिनी गए थे, पापा न्यू गिनी को एक्सेस मिल, पापा न्यू गिनी ने एक्सेस दे दिया इंडियन नेवी को अपने पोर्ट का, एक पोर्ट का दिया है जो कैपिटल सिटी का है। अब उससे ऊपर आते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट है, सिंगापुर में चांगी नेवल बेस है, वियतनाम ने भी एक्सेस दिया हुआ है, फिलीपींस का भी एक्सेस है, जापान ने क्रॉस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इंडिया के साथ किया हुआ है नेवी और मिलिट्री का। रशिया में जाते हैं, रशिया का ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, पर रशिया ने का एक बेस इंडिया यूज कर सकता है, व्लादिवोस्टॉक, जो बिल्कुल चाइना के साथ है। और फिर साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं वो भी इंडिया यूज कर सकता है, जैसे कि साउथ कोरिया, जैसे कि दो आइलैंड और हैं जिनका आइलैंड है उनका नाम मुझे याद नहीं है अभी, वो दो आइलैंड और हैं, वो बेसिस भी इंडिया यूज कर सकता है। अब इसमें जो दूसरी चीज आती है, चाइनीज नेवी अगर आएगी तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से आएगी। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को इंडिया जब चाहे, जितने दिन चाहे, जब तक चाहे, बगैर अमेरिका और रशिया के मदद के अकेला अपने दम पे ब्लॉक करके रख सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ब्लॉक हो गया तो चाइना का 60% ट्रेड गया, क्योंकि चाइना का 60% ट्रेड और 65% ऑयल इसी रूट से आता है। सर तेल नहीं होगा और ट्रेड नहीं होगी, और फिर क्या होता है जब ये दोनों नहीं होता तो फिर खाना नहीं होता, तो जंग अपने आप खत्म सप्लाई हो जाती सप्लाई कट गई तो सारा कुछ खत्म हो गया। है। आप लड़ने की जरूरत नहीं है, फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ब्लॉक कर दो, चाइना अपने आप मर जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक एयरफोर्स की भी मैं आपको बात बता दूं, इंडिया के पास तजाकिस्तान में 2 एयरफोर्स बेसिस हैं, और चाइना के ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया में भी अपने उन्होंने अपना एक एयर कॉरिडोर बनाया हुआ है, और मंगोलिया को $1 बिलियन भी दिए हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। और आपको इतना तो पता ही होगा, चाइना के जो बॉर्डर हैं वो 12 मुल्कों से मिलते हैं, उसके जो जमीन के डिस्प्यूट हैं वो 22 मुल्कों से हैं। तो वो बोलते हैं कि एक मुल्क छोड़ के अगला मुल्क भी हमारा ही है, दादी मरूंगे इनके सपनों में आता है। तो मंगोलिया की जमीन खा के बैठे हैं, तो मंगोलिया इनसे चढ़ा हुआ है। तजाकिस्तान, ये शिंजियांग जो है तजाकिस्तान कैसा है, तो चाइना तजाकिस्तान का शिंजियांग खा के बैठा हुआ है, जहां पर ये सारे आपके उगर मुसलमान जहाँ रहते हैं, वो चीज, वो भी चिढ़ता है चाइना से। आप इधर नीचे तिब्बत ले लें, तिब्बत देखें, दलाई लामा, दलाई लामा अगर एक आवाज उठाने पूरे तिब्बत तक बैठ जाएगा, चाइना का साथ नहीं देगा, वो इंडिया में रहते हैं। तो देखें इंडिया के पास फॉल्ट लाइंस बहुत हैं और इंडिया इस्तेमाल भी करता है। इंडिया में एक स्पेशल फोर्स है, उसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसके अंदर सिर्फ तिब्बतियन लोगों को ही उस फोर्स में रखा गया है, और वो चाइना के बॉर्डर पे ही काम करते हैं। वो एथनिकली तिब्बतियन है, उनकी लैंग्वेज तिब्बत वाली है, ठीक है, उनका कल्चर वगैरह हर चीज तिब्बत का है। अगर कल कहीं जंग होती है तो तिब्बतियन लोगों और यहाँ से वैसे पूरी इंडियन आर्मी होगी, लेकिन आगे ये होंगे ना उन लोगों के साथ सुलह मुका करने, बातचीत करने वाले। फिर चाइना के पास पानी की कमी है, चाइना पानी के लिए मर रहा है सर कसम से। आपको क्या लगता है इंडिया क्यों हमला, इंडिया पे ये क्यों अरुणाचल चाहिए, लद्दाख क्यों चाहिए? इधर दोनों जगहों पे नदियां हैं ना इंडिया की, ब्रह्मपुत्र, इधर ग्लेशियर है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको पानी चाहिए।
आप कभी चाइना के पानी पे हम अलग से शो कर सकते हैं पूरा 1 घंटा अलग से सिर्फ पानी के ऊपर, क्योंकि चाइना में इतना ज़्यादा पानी के मसले हैं और ये आज के मसले नहीं है, ये 1992 से शुरू हुए हैं मसले। तो पानी के ऊपर ही हम अलग से सिर्फ 1 घंटा बात कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चाइना के देखें, स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूँ, इधर नंबर देखें कहीं पे भी नहीं, नंबर एयरफोर्स में भी चाइना के पास ज़्यादा फाइटर जेट है, नेवी में भी चाइना ऊपर है, ठीक है, मिलिट्री में इंडिया के पास नंबर ज़्यादा है, पर स्ट्रेटेजी की बात है ना, चाइनीज लोग एलएसी पे नहीं लड़ सकते, वो हाँपने लगते हैं। आपको अगर पता हो चाइनीज जो आर्मी है उसके अंदर वो साउथ चाइना के लोग लेते हैं जिसे कहते हैं हान चाइनीज। वो तिब्बतियन चाइनीज नहीं लेंगे, वो मंगोलिया के नहीं लेते, ऊपर के लोगों को नहीं, वो नीचे के लिए होते हैं, जहाँ ये बीजिंग शंघाई वगैरह है ना, साउथ चाइना सी का। हाँ गैस, तो पार्ट 2 देखेंगे। भाई ने बहुत अच्छे से एक बार हमें गुम कर दिया था, क्योंकि जब भी वो कॉल पर हमारे साथ भी आते हैं ना, उनकी बातें ही कुछ ऐसी होती हैं, इन्फॉर्मेशन ही उनके पास इतनी है कि खुद एक बार हैरान रह जाते हैं ऐसी चीज़ें देखकर। बाकी आप देख लें कि एक टॉपिक उनका बहुत अच्छा है, पीएम मोदी जी का एक और विज़िट हो रहा है अब फ्रांस का, तो एक अच्छी डील होंगी, क्योंकि पहले आप देख लें कि जो अमेरिका का विज़िट था उसमें भी इतनी अच्छी अच्छी डील हुई हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बड़ी बड़ी डीलें होने वाली, यहाँ डिफरेंट होगा, कुछ हट के होगा भाई। नहीं सही बात है भाई। फ्रांस का एक जो एक मतलब के एक गेस्ट बुलाया है ना, एक पीएम मोदी को। हाँ हाँ वही भाई, तो काफ़ी अच्छे एक मतलब के डीलिंग भी काफ़ी उसमें होगी, डील होगी उसमें काफ़ी मतलब के एक जेट्स की होगी, और भी काफ़ी एक सीक्रेट भी होती है डील जो कि मतलब कि मेंशन बंदा नहीं कर सकता, उसमें भी काफ़ी बातचीत होगी। लेकिन देखो ना एक मतलब कि कैसा एक हवा बना हुआ है कंट्रियों में, और भाई पीएम मोदी अपना विज़िट और के कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं। देखो एक मतलब कि इंडिया आबाद मुल्क है जो कि हर चीज़ से मतलब हर चीज़ को बीट कर रहा है और अपनी मेहनत से कर रहा है, मेहनत से हर तरह से हर चीज़ें वो भाई सेट करके चल रहे हैं, तो इसी वजह से ही आगे जा रहे हैं। क्योंकि आप देख लें कि अगर वो अंदर आ जाएं तो आप, आज हमने सुबह वीडियो बनाई थी और उन पर वो काफ़ी ज़्यादा हमें बता रहे थे कि यहाँ पर जो अंदर सियासत है वो क्या क्या चीज़ें अंदर चल रही हैं, तो उन चीज़ों को भी साथ लेकर चलना, उधर भी क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो यहाँ भी अपना माइंड फुल लगा रहे हैं ना। काम भी भाई यही होता है। हाँ, लेकिन तो एक ये चीज़ें भी हैंडल करना और आगे का भाई अपनी कंट्री को भी कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, उनकी मेहनत है यहाँ पर सारी, जो पूरी एक टीम है। नहीं होता वो असल में कंट्री के लोगों की कंट्रीब्यूशन है होती है किसी भी लीडर के लिए, तो वो पीएम मोदी जी के ऊपर उनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको अभी तक तो ज़ाहिर यही लग रहा है उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस तरफ अभी उन्होंने फोकस खुल के किए ही नहीं है। जिस दिन फोकस होगा आप देखना हर चीज़ कंट्रोल हो जाती है। सुहागा फेर देंगे, आप जिस तरह कहते हैं ना सुहागा फेरना, हाँ, वो वो कर देंगे, बाजू वो में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बाकी दूसरे भाई फ्रांस रिलेशनशिप के ऊपर भाई डीके भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत देखो ना, हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप बेहतर होंगे, ये होगा वो होगा, तो अगर आप जस्ट इंडिया को देखें तो किसी भी कंट्री के साथ उनके रिलेशन देखें तो वो बहुत पुराने हैं, शुरू से आप देख लें कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो साथ दिया हुआ है एक दूसरे का। हाँ, बना के रखी हुई है। तो ये चीज़ जो है ना वो मतलब जब भी कोई विज़िट होता है या कोई इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं तो उस वक्त ये चीज़ें सामने आती हैं, तो उसमें भी ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके सभी के साथ अच्छे रिलेशन है। लेकिन ये कि ये जो आप इंजन वाला सीन करने लगे ना, ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि आप इंडिया का ज़्यादा फोकस यही है कि जो भी हम डील करें उसमें जो प्रोडक्शन से रेलिवेंट चीज़ें हैं ना वो अपने कंट्री के अंदर ही करें, बाकी उधर की कंपनियां हैं ज़रूर, लेकिन ये कि बेसिक जो है ना वो अपना मुल्क के लोगों को इस चीज़ में जो है ना इन्वॉल्व करें। अभी से करेंगे तो आज से 10-15 साल बाद जो है ना वो बेहतर रिजल्ट होंगे, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बाकी भाई दूसरा चाइना की अगर बात करें तो वो ज़ाहिर बात है वो जिस तरह कह रहे थे नेवी के हवाले से, तो उनको मतलब वो सांस चढ़ जाती है जब वो पानी में चढ़ते हैं, तो उस हवाले से अच्छी तरह गाइड कर रहे थे। बाकी किसी दिन अगली बातें जो है ना वो अपने चैनल पे पूछेंगे। नहीं आप देखो ना, एक जो एक फाइट हुई थी ना पीछे एक चाइनीज और इंडियन आर्मी की, तो भाई उधर अच्छा लताड़ा था यकीन करें। वैसे छोटे लग रहे थे कि कड़क कड़क की आवाज आ रही थी ऐसे ना ही लड़े तो अच्छा है, लेकिन एक ना इंडिया एक मतलब के एक चाइना को बीट करेगा हर लिहाज से, एक इकोनॉमिक से, और मतलब कि जो चीज़ें आप एक होती है ना आप मैन्युफैक्चरिंग में और हर चीज़ जंग में या मैदान में उतर जाता है तो एक ना एक दिन जो है ना उस चीज़ के ऊपर
विजय आप कह लें कर ही लेता है, बिल्कुल तो वो होगी होगी भाई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जल्दी पार्ट 2 आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।